सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है 822 HB। ठीक है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर सॉल्व कर जाना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीटेड होते हैं। ठीक है। और बच्चों देखो, यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों आपको 70 नंबर का है। ठीक है। अगर आप 70 में से 70 पाना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है। हालांकि ये जो 15 मिनट है ये आपको निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो निर्देश एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो 3 घंटे नहीं, आपको 2.5 घंटे में ही पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इस पेपर में आपकी 2 खंड होते हैं। ठीक है। एक खंड अ होता है, एक खंड ब होता है। खंड अ की बात करें तो खंड अ में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी होंगे। और जो खंड ब होता है बच्चों, वो आपका रिटेन होता है। ठीक है। तो खंड अ में आपकी 20 बहुविकल्पी होंगे। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन को बच्चों आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है। यहाँ से आपको पूछ रहा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है। तो जो शून्यकों की संख्या होती है वो बहुपद के घात पर निर्भर करती है। ठीक है। यानी कि जितने उसके घात होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, यानी कि इसमें अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। तो इसको शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। मैं सॉल्व कर बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो एक त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है। ये आपका क्या होता है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है। और बच्चों देखो, इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो कितना है, 3 है। ठीक है। चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। अब संख्या 140 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, और जो आंसर होगा वो आपको टिक कर देना है। ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड यानी कि 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे तो 2 साते 14, जीरो उतार लो। ठीक है। फिर क्या करोगे, 2 से काटो। 2 से काटोगे तो देखो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बच रहा है, एक इसके सामने लाओगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करो, अब तो 2 से कटेगा नहीं। ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो 5 साते 35 हो जाएगा। ठीक है। और ये 7 एक कम 7 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 140 को आप क्या लिख सकते हो, 140 को आप लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखोगे। ठीक है। अब इसको क्या करो ना, सही फॉर्म में लिख दो। 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और गुणे में 5 और गुणे में 7। ठीक है। तो देख लो ये आपका आंसर आ गया। तो देख लो आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे करा है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ठीक है। तो भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है ये आप जानते हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो ये आपका सीधा सा सूत्र ही है। ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, ठीक है, देखो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल। ठीक है। ये सूत्र बच्चों आपको याद रहना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी गई है, और दोनों इक्वेशन से आपसे पूछ रहा है कि युग्म का हल होगा अब कैसा होगा, अद्वितीय होगा कि दो होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर ही मालूम चलेगा। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दो इक्वेशन यानी कि दो समीकरण दिया गया है। ठीक है।
जो पहला समीकरण है वो है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और जो सेकेंड वाला इक्वेशन है वो है माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, युग्म का हल होगा, ठीक है। अब युग्म का हल कैसा होगा ये देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से पहले हम a1 को फाइंड करेंगे, ठीक है। a1 की बात करें तो देखो a1 का मान यानी कि x का यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो a1 होगा वो 1 होगा, ठीक है। b1 की बात करें तो b1 यानी कि देखो y का गुणांक 2 है तो b1 का मान कितना होगा, 2 होगा। और c1 की बात करें तो 5 है, c आपका क्या होता है, अचर पद, यानी कि ये जो c1 होगा वो 5 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, a2 फाइंड करेंगे। a2 के लिए हम सेकेंड वाले समीकरण से लेते हैं, ठीक है। तो a2 का मान यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 होगा। और b2 की बात करें तो b2 का मान माइनस का 6 एंड c2 की बात करें तो c2 का मान 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके अनुपातों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इनका क्या करेंगे, अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 एंड c1 बटे c2 निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे, ठीक है। a1 का मान 1 है और बटे a2 का मान क्या है, माइनस का 3 है। तो कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें b1 बटे b2 की, तो देखो जो b1 का मान है वो 2 है, बटे b2 का मान क्या है, माइनस का 6 है, ठीक है। संख्याएं कट रही है तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 3 6, ठीक है। यानी कि इसको भी सॉल्व करने पर कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर आ जाओ c1 बटे c2 पर। तो c1 का मान यहाँ पर 5 है, बटे c2 का जो मान है वो 1 है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो a1 बटे a2 का मान कितना आ गया, माइनस का 1/3 है। b1 बटे b2 का भी मान माइनस का 1/3 है, पर यहाँ पर जो c1 बटा c2 है ना वो 5/1 है, ठीक है। यानी कि ये किस कंडीशन का है, ये a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2, दोनों का मान समान है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। परंतु ये जो c1 बटे c2 है ना ये इनसे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। तो इसका युग्म कैसा होता है, तो इसका जो युग्म होता है इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब इस कंडीशन का होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय है, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कोई हल नहीं, इसमें से तो कोई है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, समांतर श्रेणी -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट 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 का सार्वंतर होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको सार्वंतर यानी कि डी का मान ही बताना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। माइनस का 5 दिया है, कामा माइनस का 1 कामा 3 कामा 7, इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको सार्वंतर फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सार्वंतर की, ठीक है। तो देखो बच्चों जो सार्वंतर होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वंतर डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है। तो d इक्वल टू a2 का मान यानी कि दूसरे पद पर जो मान है वो रखेंगे। यहाँ पे देखो a2 का मान माइनस का 1 है, माइनस a1 की बात करें यानी कि जो प्रथम पद पर है वो है माइनस का 5, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू प्लस 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो d यानी कि जो सार्वंतर है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 करा है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, विविधकर, यानी कि आपको सूत्र ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको इस चारों ऑप्शन में आपको बता देना है कि विविधकर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो होता ही नहीं है और ये तो होगा ही नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, दो बिंदु 2 कामा 3 और 4 कामा 1 के बीच की दूरी होगी, ठीक है।
यानी कि आपको इस प्रकार से दो बिंदु दिया गया है और इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, तो देखो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपको इस प्रकार से दो बिंदु दिया है, 2, 3 दिया है, ठीक है, और एक बिंदु है 4, 1 है। ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं एंड इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, ठीक है, देखो बच्चों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या इसको एक और तरीका होता है लिखने का। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो y1 सॉरी x2 माइनस, देखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें x1 x2 y1 y2 है क्या। ठीक है, तो देखो ये जो पहला बिंदु है ना, ये आपका क्या है, x1 है और ये y1 है। ठीक है, और ये वाला x2, ये वाला y2 है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सभी मान को रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान क्या है, 2 है, तो 2 रखो, माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान 4 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर 3 है, माइनस y2 का जो मान है वो कितना है, 1 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से आपको आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व करो तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका भी प्लस का 4 मिलेगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चों ये भी आपको ये ध्यान देना है, जब आप रिटन में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर इसके आगे आपको इकाई लिखना जरूरी है। ठीक है, इकाई या मात्रक, ठीक है, इकाई या मात्रक आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो दूरी यानी कि इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना था, तो इसका जो आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो m का मान पूछ रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है ना विविक्त कर, वहां से लिया गया है। ठीक है, जब मूल बराबर होता है तो जो डी का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ से आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर करा है मूल बराबर है तो m का मान फाइंड करो। ठीक है, जब मूल बराबर होता है तो जो d का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें विविधकर की तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से जो d का मान है वो 0 है। ठीक है, तो 0 हो गया, इज इक्वल टू b की बात करें तो जो b का मान होगा वो माइनस का 12 होगा, क्योंकि देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो यहाँ पर देखो जो x का गुणांक है वो b है। ठीक है, और यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है, माइनस का 12 है। ठीक है, तो b का जो मान होगा वो कितना होगा, माइनस का 12 होगा। ठीक है, तो b के स्थान में क्या रखेंगे, माइनस का 12 रखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, -4 इंटू ए का मान, देखो ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है, यानी कि जो ए का मान होगा वो 3 होगा। ठीक है,
तो ए के स्थान पर कितना आ गया, 3 आ गया। और सी की बात करें तो सी आपका अचर पद होता है और यहाँ पर जो अचर पद है वो m है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिलेगा और माइनस 4 गुणे 3 करोगे तो 12 और 12 का गुणा m में करोगे तो माइनस का 12 m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, ये जो माइनस का 12m है ना, इसको इधर लाते हैं। जब -12m को इधर लाओगे तो प्लस का 12m हो जाएगा, बराबर में आपका बचेगा 144, ठीक है। अब क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 144, ठीक है। 12 गुणा में इधर लाओगे तो बट्टी में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, देखो 12 एकम 12, 12 बरहवें 144 होता है, यानी कि जो m का मान है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और आपको m का मान फाइंड ही करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कर है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी कि ये आपको शीर्ष लंब की लंबाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं और इसको नाम दे देंगे, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ABC है तो इस प्रकार से इसको नाम दे देंगे, ठीक है। और इनकी जो भुजाएं ना बच्चों वो क्या है, 2a है, यानी कि प्रत्येक भुजाएं क्या है, 2a है। ये भी 2a है, यानी कि जो AC 2a है, AB भी 2a है और BC भी कितना है, 2a है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इस बिंदु A से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक शीर्ष लंब खींचेंगे, ठीक है। और ये जो शीर्षलंब होगा ना, ये एकदम आपका 90 यानी कि 90 अंश का होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें, ये पूरा BC आपका कितना है, 2a है, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2a को आधा आधा हम बांटे तो यहाँ से यहाँ तक का आपका a मिलेगा, ठीक है। यानी कि BD का जो मान होगा वो a होगा और DC का मान जो होगा वो भी क्या होगा, a होगा, ठीक है। अगर पूरा 2a है, अगर आधा आधा बांटोगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा, तभी तो 2a हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, इस शीर्षलंब की लंबाई यानी कि AD को फाइंड करना है। हमको क्या करना है, AD को फाइंड करना है, ठीक है। तो AD को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ADC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में बात करें तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण क्या होता है, देखो 90 अंश के सामने वाला भुजा जो होता है वो आपका कर्ण होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। अगर हम यहाँ पर थीटा माने तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कर्ण की तो कर्ण आपका AC होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की बात करें तो देखो लंब आपका कौन होगा, AD होगा, ठीक है। AD का स्क्वायर और प्लस आधार की बात करें तो आधार आपका DC होगा। अब इसको सॉल्व कर लो। AC की बात करें तो AC का जो मान है वो कितना है, 2a है। तो यहाँ पर रखो 2a हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर हमको यानी कि AD को फाइंड ही करना है तो AD रखेंगे, प्लस DC की बात करें तो ये जो DC होगा ना वो आपका A है, ठीक है। तो यहाँ पर A रखो और स्क्वायर लगा दो। अब इनको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 2a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इनका जो स्क्वायर है ना अलग अलग करेंगे, पहले 2 का करेंगे तो 2 का करेंगे तो 4 मिलेगा और a का करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा, इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर है, ठीक है। अब इस क्या करते हैं ना, इस a स्क्वायर को इधर लाते हैं तो यहाँ पर 4a स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 4a स्क्वायर में से माइनस का a स्क्वायर जाएगा तो आपको 3a स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर को हटाएं तो ये जो पूरा है अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वाला पूरा आपका क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो क्या है आपका अंडर रूट 3a², ठीक है। अब a² अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हो तो सिर्फ आपका क्या निकलेगा, a निकलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका a निकलेगा और अंडर रूट में आपका 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो ad का मान है वो कितना आ गया, ad का मान आपका आ गया अंडर रूट 3a आ गया, ठीक है। ये आपका ad का मान आ गया और इसी को हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर a इंटू अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी क्या है अंडर रूट 3 इंटू ए कहो या a इंटू अंडर रूट 3 कहो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 करा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, माध्य फाइंड करना है। इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, ठीक है, और इसका आपको माध्य फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं फिगर पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से बारंबारता यानी कि f दिया गया है, ठीक है। तो माध्य फाइंड करना है हमको, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x निकालेंगे और f(x) निकालेंगे, ठीक है। तो जो वर्ग अंतराल है वो आपको 1 से 3 दिया है और 3 से 5 दिया है, ठीक है, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11, इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है। बारंबारता की बात करें तो बारंबारता आपको 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, x निकालेंगे, उसके बाद f(x) को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x की बात करें तो x हम कैसे निकालते हैं, देखो x निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं ना, वर्ग अंतराल जो है ना उसको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद हम 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 और 3 को जोड़ो, ठीक है, 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 से भाग दे दो, भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर 2 से भाग दे दो, जो आएगा वो आपका x निकलेगा, ठीक है। 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये जो x है ये आपको 2 मिलेगा, ठीक है। अगर एक फाइंड कर लेते हो तो उसी वर्ग अंतराल से आप लिखते जाओ, ठीक है। देखो इसमें अंतराल कितने का है, 2 का अंतराल है। एक फाइंड कर लिया ना तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 का अंतराल से लिखते जाएंगे, ठीक है। 2 मिल गया, 2 का अंतराल करो तो 2 का अंतराल करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8, 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से x को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, f(x) फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो f(x) है, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दो, ठीक है। 3 और गुणे 2 करोगे तो 6 मिलेगा, 2 गुणे 4 करोगे तो 8 मिलेगा, 4 गुणे 6 करोगे तो 24 मिलेगा, ठीक है, और 2 गुणे 8 करोगे तो 16, 3 गुणे 10 करोगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने x और f(x) को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम f को जोड़ते हैं यानी कि इसका योग फाइंड करते हैं और f(x) का योग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो पहले इसको जोड़ लो, देखो 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इस f(x) को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 6 और 8 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 24 आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 और 16, ठीक है, 38 और 16 को जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है। और 54 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 54 और 30 आप जोड़ोगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनको जोड़ने पर कितना आ गया, 84 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, माध्य फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें माध्य की, तो माध्य क्या होता है, x के ऊपर बार बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x), ठीक है, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f होता है, ये आपका माध्य का फार्मूला होता है, ठीक है। तो सिग्मा f(x) यानी कि f(x) का योग कितना है, 84 है, ठीक है, और बटे सिग्मा f यानी कि f का योग कितना है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर रखो 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है, तो 14 एकम 14 और 14 छंग 84, ठीक है। यानी कि जो माध्य है वो कितना आ गया आपका, 6 आ गया, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान होगा, ठीक है। अब इसका आपको मान फाइंड करना है। और बच्चों देखो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है ना, अगर ऊपर और नीचे जोड़ने पर अगर 90 आ जा रहा है तो उसका जो मान होता है ना हमेशा 1 होता है, ठीक है।
यानी कि देखो 27 और 63 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। क्योंकि 63 और 27 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व कर बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। देखो तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है साइन 27 अंश दिया है, ठीक है, और बटे कॉस 63 अंश दिया है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसका आपसे मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इस साइन को या कॉस को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता हूँ ना, मैं इस साइन वाले को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो साइन 27 को हमने लिख लिया साइन 90 माइनस 63, और बट्टे में आपका क्या है, बट्टे में आपका है कॉस 63, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करिए तो देखो साइन 90 माइनस 63, ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कॉस 63, और बट्टे में भी आपका क्या है, कॉस 63 है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 करा है, यदि cos a इक्वल टू करड़ी में 3/2 है तो sin 2a का मान होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि अगर cos a, ठीक है, cos a इज इक्वल टू √3/2 हो, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको sin 2a का मान फाइंड करना है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो √3/2 है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस में करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉस 30 अंश का मान होता है, ठीक है। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस 30 अंश का, तो कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो करड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। तो इस करड़ी में 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 अंश लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो ए का मान है वो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब इस ए का जो मान है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा था, साइन 2a का मान, तो साइन 2 इंटू ए का मान हमने निकाला 30 अंश, ठीक है। और इसका जब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 गुणे 30 करोगे तो 60 हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया, करड़ी में 3/2 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 करा है 1 + tan² a बटे 1 + cot² a का मान होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और इस ऑप्शन में से बताने की कौन सा सही है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से आपको दिया है 1 + tan²a, ठीक है, और बट्टे में क्या है, 1 + cot² है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो ये दोनों आपका फार्मूला ही है, ठीक है। आप जानते ही होंगे, आपके पास 3 सर्व समीकरणाएं होती है। जो पहला सर्व समीकरण होता है वो होता है आपका sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और जो सेकेंड सर्व समीकरण होता है वो होता है 1 + tan² a इज इक्वल टू sec²a, ठीक है। 1 + tan² इज इक्वल टू sec² a होता है। और जो थर्ड सर्व समीकरण होता है वो होता है आपका 1 + cot² a इज इक्वल टू cosec² a होता है, ठीक है। ये आपके पास 3 सर्व समीकरणाएं होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 सर्व समीकरण दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसको चेंज कर लेंगे। तो देखो 1 + tan² a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec² a लिख सकते हैं, ठीक है। बट 1 + cot² a को हम क्या लिखेंगे, cosec² a, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos² a लिख सकते हैं, ठीक है। और सबके बट्टे कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin² a लिख सकते हैं, ठीक है।
अब इसको क्या करो ना, सही फॉर्म में लिख लो। देखो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखो जब आप इसको ऊपर लाओगे ना, यानी कि ये बट्टे में है, जब इसको आप गुणे में परिवर्तन करोगे ना तो ये आपका पलट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका 1/sin² ए है, तो ये आपका हो जाएगा आपका sin² बट्टे 1 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 का गुणा अगर आप sin² ए में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sin² ए मिलेगा, ठीक है। और बट्टे में cos² ए का गुणा 1 में करोगे तो आपको cos² ए मिलेगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि sin² ए बटे cos² ए इक्वल टू क्या होता है, tan² ए होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आ गया, tan² ए। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इसमें हमको a का मान फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि हम a का मान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखें कि ये दोनों का जो मान है ना वो बराबर आ जाए, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया है, ठीक है। पहले क्या करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, a बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। जब a बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको sin 2 × 0 का गुणा करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ से 2 × sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। sin 0 का मान 0 होता है और 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। दोनों मान क्या है, सेम है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 का है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर का है और यहाँ से आपसे पूछ रहा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। यहाँ से पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो वृत्त है ना इसका जो परिधि है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से इसका जो परिधि है, ठीक है, यहाँ से इसका जो परिधि है वो आपको कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, परिधि आपका यानी कि वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। और 2πr परिधि हो गया और जो परिधि है वो आपको 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, आर का मान फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 गुणे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, गुणे आर हो जाएगा, इज इक्वल टू में 22 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 22 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 7 का गुणा, इधर देखो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 22 से कम 22 कट है, यहाँ से कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। तो 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7 हो जाएगा, 2 गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो r का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr² बट्टे 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, r का मान रखेंगे और इसका क्षेत्रफल यानी कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चतुर्थांश है यानी कि ये आपका एक वृत्त है तो इस प्रकार से चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। इसका जो त्रिज्या इस प्रकार से हमने r मान लिया, ठीक है। अब हम चलो इसका मान रखते हैं। देखो यहाँ से क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से क्या करते हैं, पाई का मान क्या हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, ठीक है, गुणे आर का मान क्या है, 7/2 है, परंतु यहाँ पर देखो आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7/2 गुणे 7/2 रखेंगे, ठीक है। और सबके बट्टे क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये 2 से काटोगे इसको तो 11 बार में होगा, ठीक है। और इस 4 का गुणा इस 2 में होगा, ठीक है। तो 11 गुणे 7 आपका 77 हो जाएगा और 4 गुणे 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77/8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो 77/8 आ गया, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 77/8, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेमी स्क्वायर लगा दो, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कैप्सूल संयोजन है। ठीक है, अब कैप्सूल जो होता है उसका कैसा संयोजन होता है, यानी कि जो कैप्सूल होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखो आपका जो कैप्सूल होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है और इसमें दो अर्धगोले होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो पहले कैप्सूल के लिए क्या होगा, पहले कैप्सूल के लिए तो एक बेलन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका एक बेलन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेलन होगा कैप्सूल में और प्लस यहाँ पर दो अर्धगोले, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, तो प्लस दो अर्धगोले हो जाएंगे। ठीक है, अर्धगोले। तो कैप्सूल संयोजन कैसा है, एक बेलन और दो अर्धगोले का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दो शंकुओं का नहीं, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 का है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। ठीक है, माध्य और बहुलक आपको इस प्रकार से दो दिए गए हैं और उनका माध्यक आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें माध्य बहुलक, ठीक है, माध्य बहुलक और जो माध्यक होता है इसका एक रिलेशन यानी कि सूत्र होता है। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो पहले मैं आपको रिलेशन यानी कि सूत्र जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, देखो सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर, ठीक है, सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर तीन माध्यक। ठीक है, क्या होता है, तीन माध्यक माइनस टू माध्य होता है। ठीक है, और बच्चों ये भी आपको ध्यान देना है ना, कहीं कहीं पर माध्यक को माध्यिका भी लिखते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कहीं कहीं पर देखोगे ना, ये जो माध्यक होता है ना इसी को हम माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, माध्यक को माध्यिका को एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, माध्यक को या माध्यिका को एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो बहुलक कितने आपको दिया है, बहुलक जो है वो आपको 35 दिया है। ठीक है, और जो माध्य है वो आपको 32 दिया है। ठीक है, जो बहुलक है वो आपको 35 दिया है इज इक्वल टू 3, माध्यक तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो माध्यक को क्या करते हैं ना, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 2 माध्य, माध्य की बात करें तो जो माध्य है वो कितना है आपका 32 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 35 इज इक्वल टू सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 3m, ठीक है, माइनस 32 गुणे 2 करोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 35 माइनस 64 को इधर लाओगे तो प्लस का 64 हो जाएगा, बराबर में 3 माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 35 और 64 को जोड़ दो। ठीक है, देखो 5 4 9 6 3 9 यानी कि जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा। 3 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में इज इक्वल टू माध्यक। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 यानी कि 33 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो माध्यक है वो कितना आ गया, 33 आ गया। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है यानी कि जो माध्यक वो 33 आ गया। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की बात करें तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है ना वही आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो बारंबारता देखो इसमें सबसे अधिक किसका, 19 का है। ठीक है, तो 19 का वर्ग अंतराल देख लो 15 से 20 है, और यहाँ पर देखो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो 15 से 20, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने समझा बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो बारंबारता जो है सबसे अधिक 19 है और इसका जो वर्ग अंतराल है वो 15 से 20 है, तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा 15 से 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 करा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास दो पासे हैं, दोनों पासों के एक साथ उछाला जा रहा है और उनका प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रायिकता फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर देखो पहले होता क्या है। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रायिकता यानी कि पी प्रोबेबिलिटी, ठीक है,
प्रायिकता बराबर होता है आपका संभव परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आपका क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो संभव परिणाम कितना होगा, तो यहाँ से जो इसका संभव परिणाम होगा वो 3 होगा और जो कुल परिणाम होगा वो 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है, 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36, ठीक है। यानी कि इसका जो प्रायिकता होगा वो 1/12 होगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 कराए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। अब आपके पास एक पासा है, उसको फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यही सेम आपका फार्मूला लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पर समझो क्वेश्चन को। देखो यहाँ से अगर हम एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो आपका क्या क्या आएगा, देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करा है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो जो सम संख्या है ना वो आपका 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रायिकता की तो P इज इक्वल टू संभव परिणाम कितने होंगे, तो संभव परिणाम आपका 1, 2, 3 होगा, ठीक है। संभव परिणाम आपका 3 होगा और कुल परिणाम कितना है, 6 है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू संभव परिणाम 3 है और जो कुल परिणाम है वो 6 है। यहाँ पे संख्याएं कट रही है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि जो प्रायिकता यानी कि P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर होगा। और बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो आपका जो खंड अ था जिसमें आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। ये जो आपका सेट था वो 822 एचबी का था, ठीक है। इसके आगे हम सभी सेट को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप अगले सेट को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों इसमें आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार अच्छे से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।